नमस्कार, जय जोहार, राम राम। आज हम बैठे हैं गोविंद जी के पास और हम आपको बताएंगे कि दरअसल छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, गांव मोहल्ले से लेकर शहर तक हलचलें बढ़ गई हैं। रायपुर की बात करें तो आज तमाम केंद्र के तमाम बड़े नेता, चाहे हम अमित शाह जी की बात करें या राहुल गांधी जी की बात करें या राष्ट्रपति की बात करें, किसकी भी बात करें, तमाम नेता इस चुनावी सरगर्मी में छत्तीसगढ़ पे खासा रुचि दिखा रहे हैं। हमारे साथ गोविंद जी हैं, हम उनसे इन्हीं विषय पर, इस चुनावी सरगर्मी पर बात करेंगे। थोड़ा हम बता दें कि युवा नेता है, बड़ा तेज तर्राज ऊर्जावान नेता है, हमारे साथ बैठे हुए हैं। इस चुनावी माहौल पे क्या मिजाज है, जनता क्या सोचती है, क्या कुछ उनके अपने दावे हैं, क्या कुछ तैयारी हैं, तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। शुरू करते हैं सीधे। आपका स्वागत है महानदी न्यूज़ पर। और ये कुछ बताएं, थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को, फिर हम शुरू करेंगे। जी, मैं गोविंदा गुप्ता, मैं वर्तमान में भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। छात्र संघ चुनाव में मैं विवेकानंद कॉलेज से सचिव रहा और उसके बाद कुछ समय मेरा विद्यार्थी परिषद में बीता। छात्र राजनीति करते हुए वर्तमान में जिले के अध्यक्ष का ऐसा दायित्व है मेरे पास। गुप्ता जी, क्या लगता है आपको अभी का जो माहौल है? एक तो मैं आपके थोड़ा सा पीछे लेके चलूँगा, जो अभी बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों की घोषणा जारी करी है। क्या लगता है क्यों इतने सबसे पहले वो जारी करने की आवश्यकता पड़ पाई? क्या कुछ कारण देखते हैं आप उसमें? मुझे एक ये लगता है कि राजनीति का जो नियम कहता है कि जो पार्टी विपक्ष में रहती है, मुझे लगता है पहले सीट प्रत्याशियों की घोषणा वही करती है, तो उसी परिपाटी में भारतीय जनता पार्टी ने भी घोषणा की है। इसके पहले कभी ऐसा किसी राज्य में, कर्नाटक चुनाव अगर देखें हम, तो शायद वहाँ सबसे पहले कांग्रेस ने ऐसा ही किया था, क्योंकि वो विपक्ष में था। तो क्या वही फार्मूला यहाँ भी ट्रायल के रूप में देखा जा रहा है? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी जो विपक्ष में रहती है पहले अपने प्रत्याशियों की सूची वही जारी करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी पहले की है। अच्छा, जितने 21 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है और अधिकांश ऐसे जो एकदम नया फ्रेश चेहरा है, अगर उनके राजनीतिक पृष्ठभूमि भी देखें हम, तो उतनी ज़्यादा सक्रियता, जैसे आपकी बात हम करें तो यहाँ रायपुर जिले में बहुत सक्रिय हैं हम, तो ऐसे क्या आवश्यकता आन पड़ी है, क्या ऐसे कारण रहा जो ज़्यादा सक्रिय नहीं दिखते कुछ लोग, फिर भी उनको टिकट दिया गया? क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे लगता है कि हमें कुछ भी चीज़ के पहले प्रत्याशी के बारे में अगर हम पता करेंगे तो हमको समझ में आएगा। कोई जिले पंचायत का सदस्य है, कोई 5 बार से सरपंच रहा है, कोई 3 बार से पार्षद रहा है। इसीलिए कोई भी प्रत्याशी जो है वो नया नहीं है, वो अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सक्रिय हो सकता है कि वो प्रदेश की राजनीति में न दिखता हो, लेकिन अपने क्षेत्र में वो बहुत ज़्यादा सक्रिय, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का वो प्रत्याशी है। अच्छा, एक बात और कहते हैं कि बीजेपी ने जिन 21 प्रत्याशियों का नाम सूची में लाया है, वो वर्ग है जहां बीजेपी या तो कभी नहीं जीती है या जीतते जीतते हार गई है। ये सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। राजीव में पिछले बार हमारे विधायक थे, इसके पहले खैरागढ़ में आप देखेंगे वहाँ भी हमारे विधायक थे। विजय बघेल जी हैं, वो खुद जीते हुए हैं एक बार, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कांग्रेस सिर्फ कयास लगा रही है कि ऐसी स्थिति है, जबकि वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। जी। अच्छा गुप्ता जी, ये बताइए, अभी तो अमित शाह जी दौरे पे आज ही हैं, सरायपाली चले गए यहाँ पे, उसने एक आरोप पत्र जारी किया है। क्या कुछ है, दर्शकों को जरा बताएं। देखिए, आरोप पत्र अगर देश का गृह मंत्री जारी करते हैं तो कुछ तो बात है उसमें। और सबसे महत्वपूर्ण घटना उसमें पूरी ये है कि जो आरोप पत्र जारी हुए उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन प्रकरण में जेल में हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के सचिव, 2 IAS अधिकारी। तो आरोप पत्र नहीं है, वो आरोप पत्र के साथ साथ ये प्रमाणित करता है कि वो लोग दोषी हैं इस प्रकरण में। अच्छा, इनकी ज़रूरत क्या पड़ गई? तमाम अखबारों में, न्यूज़पेपर में भी तो कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, फिर भी आप इस तरीके से आरोप पत्र बाकायदा लाने का, छत्तीसगढ़ पे ही अमित शाह का फोकस करने का क्या कुछ कारण लगता है आपको? देखिए, जिस प्रकार से कोई भी पार्टी जब चुनावी मैदान में उतरती है तो वो अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं। चूंकि हम विपक्ष में हैं तो उनके घोषणा पत्र कितने सही हैं, कितने गलत हैं, उसको भी जारी करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। और ये सब चुनाव का है। जिस जनता को झूठ बोल के उन्होंने 5 साल सत्ता में रहा, भारतीय जनता पार्टी उनको एक्सपोज करना चाह रही जनता के सामने, और सबूत के साथ। ऐसा नहीं कि हवा में, सबूत के साथ। कांग्रेस ने भी कुछ जारी किया,
अरे भाई, आपकी 4.5 साल सरकार थी, आप चाहते तो उसमें प्रकरण में अंदर करते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। वो सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबूत है उसके पास, ईडी ने गिरफ्तार किया है उनको। अच्छा, आप ईडी की बात कर रहे हैं, सीएम साहब जोर से लिखते हैं, बोलते कहते हैं कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहीं ईडी भेजते हैं, साख खराब करने की कोशिश है बीजेपी की। क्या कहेंगे आप इस विषय पर? देखिए, ये सब विषय में आएंगे तो हमको इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी के में जाना पड़ जाएगा कि उनके समय में क्या होता था, कैसे होता था। अमित शाह जी अपने राज्य के गृह मंत्री रहते हुए ईडी ने उनको जांच की, उन्होंने तो कभी इस टाइप का विरोध नहीं किया। उनको ईडी बुलाती थी, जिस समय बुलाती थी, जितनी पूछताछ करती थी पूछताछ की, और 3 महीने बाद उनको कोर्ट से ऐसा बोला गया उनके खिलाफ, जब निर्णय आया कि इनका इस प्रकरण में कोई संलिप्तता नहीं है, बाइज्जत बरी हुए। अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो मुख्यमंत्री जी भी बोले कि हाँ हमने कुछ नहीं किया, लेकिन वो ईडी को दोषारोपण करते हैं, ईडी कार्यालय का घेराव करते हैं, ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भेजते हैं। ईडी की जब जांच के बाद या ईडी की पूछताछ के बाद कोई कांग्रेस का नेता निकलता है तो वो ऐसे निकलता है विक्ट्री साइन लेते हुए, जैसे वो जंग जीत के आया हुआ है। तो ये सब चीजें ये दर्शाती है कि कांग्रेस सरकार अब ईडी से बौखला गई है, अपने प्रकरणों, अपने घोटालों से बौखला गई है। वो अपने ही कृत्य को नहीं छुपा पा रही है, इसलिए उसने पूरा दोषारोपण ईडी के ऊपर कर रही है। क्या कहेंगे उस विषय पे आप? देखिए, उनका मुख्यमंत्री जी आधा खेल पूरा चिट्ठी में करते हैं। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको कुछ भी चीज लगता है आप उस पर कार्रवाई करवाइए ना, कुछ भी चीजें। खैर, सरोज पांडे जी का प्रकरण अलग है, लेकिन कभी हमारे बीजेपी की ये नेता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। 4.5 साल में आपने एक नेता को अंदर नहीं कर पाए, एक नेता के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करवा पाए। तो ये आप जो चिट्ठी भेज भेज के जो जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता ये सब चीजों को समझ चुकी है। और मुझे लगता है कि 2 महीने बाद जो इलेक्शन है उसके नतीजों में उनको इसका जवाब जनता से मिलेगा। अच्छा, क्या लगता है आपको इस बार अगर आपको प्रत्याशी बनाते हैं, अगली लिस्ट जारी होने की आज उम्मीद थी, शायद वो कुछ वजह से टल गया लगता है, तो आपको क्या लगता है कैसा आपका रुझान रहेगा या कुछ ऐसा चीज़ें? देखिए, अभी हम लोग संगठन के बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। मुझे लगता है कि मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर लोग हैं जो अनुभवी भी हैं, वो प्रत्याशी बने तो हमको उनके साथ रह के सीखने का, काम करने का बहुत अनुभव मिलेगा। तो मेरी यही विषय, मेरी मानसिकता यही है कि जो सीनियर है, पार्टी भी ध्यान रखती है सब चीज़ों को, उनको टिकट मिले और हम सब उनके लिए काम करेंगे। ये बताइए, टीएस बाबा बीजेपी में आने वाले हैं क्या? वो तो एक बार बोल रहे थे कि मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं आऊंगा, तो अब ये तो उन्हीं की इच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से टीएस बाबा का जो अपमान कांग्रेस की सरकार करती आई है, भूपेश बघेल करते आए हैं, तो मुझे लगता है कि अब वो निर्णय टीएस बाबा ही लेंगे। मुझे लगता है इस बार के चुनाव में गुप्ता जी 2023 में सबसे ज़्यादा फोकस पाटन विधानसभा पे रहेगा। विजय बघेल को आपने जो उतारा है, ये कोई सोची समझी रणनीति साजिश थी क्या? क्या लगता है आप इस विषय पर? नहीं, राजनीति में कभी साजिश करना भारतीय जनता पार्टी के संस्कार नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना जानती है, जमीन पे उतर के लड़ना जानती है। उसी के लिए उन्होंने विजय बघेल जी को वहां से प्रत्याशी बनाया है। अच्छा, दूसरी जगह तो भी बना सकते हैं, क्योंकि सीएम सरकार जो भूपेश बघेल जी सीएम हैं, उनका वो विधानसभा, चुनावी विधानसभा क्षेत्र है, और वहीं से उनके ही परिवार का विजय बघेल जी जो सांसद हैं, उनके विपक्ष में आपने उतारा है। तो क्या कुछ लगता है, क्या कुछ रणनीति अगर आप बताना चाहें? नहीं, इसमें विषय ऐसा है कि विजय बघेल जी वहां से एक बार भूपेश बघेल जी को हरा के विधायक बन भी चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई नए व्यक्ति को दे रहे हैं। विजय बघेल जी वहां से कम 3 बार ऑलरेडी चुनाव लड़ चुके हैं, तो वो उनके लिए पुरानी सीट है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें दर्शकों को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। देश भर के पत्रकारों का नज़र वही पाटन विधानसभा क्षेत्र में रहेगा, क्योंकि सीएम साहब का भी वो चुनावी क्षेत्र है और विजय बघेल जी का भी। दोनों एक ही बिरादरी से हैं, एक बार इन्होंने उनको हरा भी चुका है और पूरे दमखम वहीं पर है। मनसुख मंडाविया जी भी वहाँ गए थे। क्या लगता है ये प्रभाव, असर कितना पड़ेगा उस पर? स्वाभाविक सी बात है, अगर देश के स्वास्थ्य मंत्री कोई भी एक क्षेत्र में जाएंगे वहाँ तो प्रभाव पड़ना भी है। वो भी ऐसे स्वास्थ्य मंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी की टीम का हिस्सा हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी जितने भी नेता हैं, चाहे वो संगठन के हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, वो सब अपने हिसाब का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनुभव रखते हैं, जिसका लाभ मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की प्रत्येक विधानसभा को मिलेगा। गुप्ता जी, एक चीज़ बताइए, छत्तीसगढ़ में तमाम केंद्रीय मंत्री का नज़र है, फोकस है, आए दिन दौरे पर हैं, अब तो और ज़्यादा बढ़ रहा है। एक तरफ हम नरेंद्र मोदी जी की चेहरा ले लें और दूसरी तरफ राहुल गांधी का,
आप ही लोगों ने राहुल गांधी को कितना फेमस किया, वो है उतने लायक? देखिए, राहुल गांधी जी जो हैं वो खाली एक परिवार को बिलोंग करते हैं। अब पूरे देश को ये मालूम है कि जो कांग्रेस है वो एक परिवार की पार्टी है। इसीलिए राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत फेमस है, उसमें मेरी टिप्पणी का कोई विषय नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और पूरे देश की जनता इस चीज़ को समझती है कि राहुल गांधी जी सिर्फ अपने एक परिवार का एक परिवार है, उसके राजकुमार है अपन कह सकते हैं, बस उतना ही उनकी देश भर में उनके बारे में चर्चा है। बाकी बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत बड़े नेता हैं, ऐसा कोई विषय नहीं है। आज युवा सम्मेलन किए थे उन्होंने और बिल्कुल युवाओं को प्रोत्साहित करने की बात की है। कितने युवा इसमें प्रोत्साहित होंगे और वो कन्वर्ट हो पाएगा वोटों में? देखिए, हमारी तो प्रशासन से मांग भी थी कि हमें कम से कम राहुल गांधी जी से एक बार मिलना दिया जाए, क्योंकि ये जब 4.5 साल पहले आए थे और जिन जिन मांगों को वो लेकर आए थे, उन मांगों में से एक भी मांग उनकी पूरी नहीं हुई है। बेरोजगारी भत्ता उन्होंने बोला था, उन्होंने खुद विधानसभा में आंकड़े दिए थे कि 19 लाख बेरोजगार हैं, और अब 4.5 साल बीतने के बाद अभी 2 महीने पहले से वो 2,500 रुपये भत्ता दे रहे, वो भी 63,000 लोगों को। तो राहुल गांधी जी को तो पहले ये सब चीज़ों का जवाब देना चाहिए। नया आश्वासन और नए वादे तो बात की बात है। अच्छा, आज आप लोगों ने एक यात्रा, एक प्रदर्शन किए थे, क्या कुछ था उसमें और क्या संदेश था उसमें? देखिए, जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी की जो इमेज है पूरे देश भर में, वो कांग्रेस के एटीएम की इमेज है। अगर देश में, पूरे देश में कहीं से कांग्रेस सरकार को भरण पोषण हो रहा है तो अभी तक छत्तीसगढ़ की सरकार से आ रहा है। तो राहुल गांधी जी आज छत्तीसगढ़ आए थे तो भारतीय जनता युवा मोर्चा एक एटीएम बना के उनको भेंट करने के लिए भी प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन अनुमति नहीं दी गई। तो हमने एक सड़क पे रख के ऐसा प्रदर्शन किया कि राहुल गांधी जी यहीं से आप एटीएम स्वीकार करिए, भूपेश बघेल जी आपकी इतनी मदद कर रहे हैं, पार्टी को चला रहे हैं। उसी चीज़ के विरोध के लिए आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जयस्तंभ चौक में रायपुर में प्रदर्शन किया गया। आप एक संदेश देना चाह रहे हैं, ये एटीएम मशीन बने काका, लेकिन दूसरी तरफ वो काला चिट्ठा निकाले हैं। आप लोगों का जैसा आरोप पत्र है वैसा ही उनके लिए काला चिट्ठा उन्होंने निकाला है आप लोगों को, और 34 आपके लिस्ट नाम गिनाए हैं। इस तरीके से 34 जगह पे या 34 बिंदुओं पर बड़ा आरोप लगाए, क्या कहेंगे आप? आरोप तो राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। सत्ता में है तो और जो बोलेंगे जनता सुनेगी। उन आरोपों में से अगर वो किसी भी कार्यकर्ता या नेता को कार्रवाई करें, जेल में डालें, तब मतलब है ना। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने शराब घोटाले की मांग उठाई, आज शराब में आईएएस अधिकारी और उनकी निज सचिव सौम्या चौरसिया जी अंदर है। कोयला घोटाले में रानू साहू जी अंदर है। ये होता है सिस्टम। आपके खाली पेपर में निकाल देने से, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। कार्रवाई, जो कार्रवाई होगी उस पर जनता विश्वास करती है। आपसे एक और सवाल पूछूं कि ज्वलंत मुद्दा पर एक तरफ रक्षाबंधन मनाया जा रहा था और दूसरी तरफ गैंग रेप हुआ। शर्मसार करने वाली, कलंक करने वाली राजधानी को एक हादसा है, इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी देश के किसी भी हिस्से में अगर ऐसी घटना घटती है तो कानून के तहत जो सख्त से सख्त सजा उन लोगों को मिल सकती है, वो सजा उनको मिलनी चाहिए। और भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण समर्थन करेगी कि ऐसे व्यक्तियों को सख्त से सख्त सजा मिली। आपने पता लगाया उस लड़की, उस परिवार के घर में आप पहुंचे, गए, कुछ बातें, कुछ सहमति, कुछ संवेदनाएं व्यक्त की वहां जाकर? नहीं, अभी हमारे जिले के तरफ से तो नहीं गए, लेकिन वहाँ पे जो लोकल हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो उन्होंने उनके परिवार वालों से जरूर संपर्क किया। जी, तो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे साथ तेज तर्राज युवा नेता हैं गुप्ता जी। हम इनसे डायरेक्ट 1 to 1 सवाल किए हैं ताकि सटीक छत्तीसगढ़ में क्या चुनावी माहौल है और कौन कौन से मुद्दे सामने हो सकते हैं, जनता जिस पे विचार करेंगे। एक आखिरी सवाल के साथ हम इस एपिसोड को आराम देंगे, विराम करेंगे। ये मुझे बताइए गुप्ता जी, किस विषय पर इस बार चुनाव होगा, मुद्दा क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का खाली छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में एक ही मुद्दा रहता है, विकास का मुद्दा। और कांग्रेस का जो चुनावी मुद्दा रहता है वो सिर्फ हवाबाजी का रहता है और अंदर में वो लोग पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के मुद्दे पे ही चुनाव पे आगे जाएगी। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं, इनका मानना है साफ कि विकास के नाम पर ही चुनाव होगा और पूरे आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि चुनाव केवल विकास और विकास ही मुद्दा रहेगा। जी हाँ, देखते रहिए महानदी न्यूज़।